नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस से राह पे। मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 12th की हिस्ट्री पार्ट 1 है। क्लास 12th में 3 हिस्ट्री है और इसमें इस चैप्टर को हम लोग 1 से 2-3 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी लंबी है और चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ मेन पॉइंट को मैं आप लोग के लिए नोट किया है स्टडी करने के बाद। तो पहले चैप्टर को देखेंगे, कुछ जो यहाँ पे सेलेक्टेड पॉइंट है उसे देखेंगे और फिर बीच बीच में क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता जाए। तो चलिए चलते इसको देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं डेली यानी आज है संडे तो मैं मंडे भी गैप करूंगी, फिर ट्यूसडे एक दिन गैप करके मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टुडे टॉपिक में क्या है, हिस्ट्री क्लास 12। अब देखते हैं इसके चैप्टर को, पहले देखते हैं हम पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते क्या है। तो ये है हमारा चैप्टर जिसमें विषय क्या है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत बड़ी चैप्टर है। यहाँ पे 1.1 चित्र है, इस तरीके से बहुत ज्यादा पॉइंट है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ से पॉइंट बाई पॉइंट किया गया है चित्र करके। तो इस तरह से हमारा 11.1 तक पॉइंट गया है, तो मैं उसे पॉइंट बाई पॉइंट देखूंगी। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने वो भी कलेक्ट करके रखा है। तो इस वीडियो के साथ साथ चैप्टर को रीड करते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और देखते हुए आप कोशिश करेंगे कि नोट्स बना ले, क्योंकि अगर आप 12th बोर्ड की एग्जाम देते हैं तो आपका जो खुद से बनाया हुआ नोट्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 2 चीजें होता है, एक तो हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाते हैं और उसके बाद जो नोट्स होता है उससे हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। खुद से बनाए हुए नोट्स से 2 फायदा है, एक तो आंसर राइटिंग स्किल बढ़ती है और दूसरा क्या होता है, हिस्ट्री रटने की चीज नहीं होती, उसे समझ कर पढ़ना होता है। जब हम खुद से बनाते हैं तो वहां पे हम समझ पाते हैं कि कौन सा चीज कहाँ से आया, क्या है, किस वर्ड का कहाँ पे क्या उपयोग होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं क्या है। इस चैप्टर का नाम क्या है, ईंटे, मनके तथा अस्थियां। ईंटे से सब लोग परिचित है, मनके मीन्स होता है गहना, ठीक है, जो ज्वेलरी जो होता है उसे मनके कहा जाता है। और अस्थियां से भी सारे लोग परिचित है। ये बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता की। किसकी बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा इसके जो दिया गया है एक विषय वस्तु उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या है ये, देखिए क्या है, एक हड़प्पाई मुहर है जो कि यहाँ पे एक घोड़े का चित्र बना रखा है, एक पौधा है और कुछ मछलियां हैं और कुछ अलग भाषा में लिखा गया है। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष पूरा वस्तु है सेलखरी, ठीक है। सेलखरी नामक एक पत्थर से बनाई गई मुहरों पर समान रूप से जानवर के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह का उत्कीर्ण किया गया है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। फिर हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहर तथा दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, या हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू है और आज भी हमारी जानकारी से परे है, हो सकता है हमेशा ही रहे। यह दोस्तों भविष्य में जो चीज यूज हुई है और कैसे क्या यूज हुई है उसकी जानकारी हम लोग एक विधि से लगाते हैं जो है स्रोत विधि, ठीक है। और इतिहास को पढ़ने के लिए स्रोत विधि सबसे उत्तम विधि मानी गई है। तो यहाँ पे ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद देखते हैं क्या है, भाषिक शब्द और स्थान और तथा काल। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखेंगे क्या कह रहा है ये टॉपिक। क्या कह रहा है ये, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो आप वहां पे हड़प्पा संस्कृति आंसर दे सकते हो। ऐसे इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है। पुरातात्विक संस्कृत का शब्द है, कहाँ का शब्द है ये, तो संस्कृत का शब्द है। प्रयोग वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट तथा पत्थर के फलक। चित्र 1.2 में देखिए, ये जो चित्र है ये फलक है, पत्थर के अलग अलग तरीके से बनाया गया। ये हमारा बाट हो गया, ठीक है, और ये इस टाइप का कुछ तरह का ज्वेलरी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखते क्या है,
और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। अब इस सभ्यता का नामांकन हड़प्पा नामक स्थान है, जहाँ एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। अब इसका चैप्टर 6 पे दिया हुआ, उसे हम लोग देखेंगे। इस काल का निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में सभ्यता से सबसे पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जो क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 नाम आया। एक नाम आया कि हड़प्पा संस्कृति, और दूसरा क्या आया है, हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा, और क्या है यहाँ पे एक और चीज हमने ना पढ़ा है क्या, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे आरंभिक। ठीक है, 3 शब्द आया, आरंभिक हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा और क्या है, हड़प्पा संस्कृति। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सारे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में आगे चलते हैं। हम लोग पहले पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो नदी का जो मार्ग बताया गया है, कौन सी नदी कहाँ से होती गुजर रही है, किस जगह को टच करती है, वो चीज हम लोग मैप को भी पढ़ेंगे तो उसे देखेंगे। पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं जो बॉक्स में दिया गया है। अंग्रेजी में जो बीसी होता है उसका हिंदी में क्या होता है, ईसा पूर्व। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट, जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभी आप तिथियों के पहले एडी भी देखते होंगे। जी हाँ, बहुत पुरानी बुक में दिखी रहती है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य क्या, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। जी हाँ, एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से वर्ष से। ठीक है, आजकल एडी की जगह एससीई तथा बीसी की जगह बीसीई लिखा जाता है। 2 चीज को चेंज किया गया नए पैमाने में। क्या है, सीई की जगह बीसी और बीसी की आजकल एडी की जगह सीई और बीसीई की जगह बीसीई लिखा जाता है, बीसी की जगह। जैसे सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा हो जाता है। ठीक है, और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं, अब कॉमन एरा का प्रयोग समानता हो गया। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी यानी बीपी भी कभी कभी आप लोग को दिखेगा, तो उसका अर्थ क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट यानी हाल ही में। इस पुस्तक में हमने बीसीई के ईपी और सी के लिए तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे। मेन हमारा टॉपिक आ गया हड़प्पा सभ्यता। इसका आरंभ कब हुआ है, कहां से इसका स्टार्ट हुआ है, यहाँ के लोग कैसे निर्वाहन करते थे, जीवन यापन करते थे। तो इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बता देती हूँ अपने ऑनवर्ड में। ठीक है, हड़प्पा के बारे में मुख्यतः कहा गया है कि हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीले को नगर क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे, यानी दुर्ग टीला के भी नाम से जानते थे, संबोधित किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ से ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे प्राप्त हुई है, और यहाँ की मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अंकित है। यह सब उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। सावधानों से कांस्य दर्पण, सुरमा लगाने की सिलाई तथा सीपी की भी चम्मचें प्राप्त हुई है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, मैं ओरली आप लोग को बता दी हूँ। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में जो जो पॉइंट है मैंने उसका भी नोट्स बनाया है, मैं बीच बीच में आपको वो भी बताती रहूंगी। पहले थोड़ा सा आरंभ देखते हैं। क्या इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने में इलाके में जलाए जाने के संकेत तथा कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, यानी जो क्रम जो कहते हैं एक सिलसिलेवार दर के वो नहीं था, बीच में यहाँ तक आया, फिर यहाँ बीच में भंग हो गया और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यहाँ के लोग कैसे निर्वाह करते थे। पहले निर्वाह को देखते हैं, उसके बाद जो मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेक्ट किया आप लोग के लिए, फिर उसे देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगी इस चैप्टर को 2 से 4 वीडियो में खत्म करूं, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक है और हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं उस समय का लोग कैसे निर्वाह करते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। हमने कभी मानचित्र में देखा होगा विकसित हड़प्पा संस्कृति, कुछ ऐसे स्थान जहाँ पे पनपी, जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व है जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे। पहला देखते क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों को तथा बीज की खुद से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए।
इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं, वनस्पतिज्ञ करते हैं। ठीक है, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VBI है, इसलिए आप इसे देखते हुए नोट कर लेना कि हड़प्पा सभ्यता से जो दाने मिले अनाज के, उनमें क्या क्या शामिल थे। तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल थे। ठीक है, तो आप इसे देखते हुए नोट करने की कोशिश करना। जब इस वीडियो को देखना तो बुक सामने रखना और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने की कोशिश करना, जिससे क्या होगा, आपको बहुत सारे पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। उस समय चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या मिली। जानवर की हड्डियां में कौन कौन सी मिली है। भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल थी। ठीक है, पूरा वैज्ञानिकों ने अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर क्या थे, पालतू थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर पालतू बनाए गए। भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं जंगली प्रजातियां जैसे वड़ा, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय इनका मांस प्राप्त करते थे तथा मछलियों पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। ठीक है, मुक्त जानवर क्या था हमारा, तो यहाँ पे देख लेंगे भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं उसमें कृषि का क्या विकास था। ठीक है, उससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाना है पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आप इसे पढ़ेंगे तो सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट कलेक्ट करके रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये CBSE या BSE में जो भी हो, NCERT बुक है, क्लास 12 पार्ट 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैली होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी की घाटी में फैला हुआ था। ठीक है, अब पूरा तात्विक संस्कृत शब्द का है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम लोग जानते भी है। शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा कालखंड से संबंधित होते हैं। ये चीज हमने अभी पढ़ा है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, हड़प्पा सभ्यता का नामांकन हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया था, क्या, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, ऐसे पॉइंट तो बहुत है लेकिन दो टॉपिक बहुत मेन है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। ये VBI पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेना और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो आपको PDF वहां मिल जाएगी। क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट 5 हमारा क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता का काल, विकसित सभ्यता कब है, 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अभी हमने पढ़ा BC, EB और क्या है ED, जो भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप इसे समझ सकते हैं। अब पॉइंट 6 देखते हैं हमारा क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, मुहर है। ठीक है, और ये किस चीज की बनी हुई है, तो ये सेलखरी नामक एक पत्थर से बनाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है, तो वो है मुहर। और ये कैसे बनाई गई है, तो सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती है। देखते हैं पॉइंट 7 हमारा क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, मुठभांड, भौतिक अवशेष, और यहाँ पे और कुछ पॉइंट है जैसे आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर के एंड में कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों के उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जो समूह की पहचान कीजिए। इस तरीके से आप इसे सोचते चलेंगे। हम लोग चैप्टर के साथ साथ पढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ऐसे कुछ पढ़े तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने योग्य हो जाते हैं, इसलिए ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा चैप्टर था वहां हम देखेंगे क्या हमने छोड़ा है चैप्टर पे। हम लोग देखेंगे यहाँ की कृषि के बारे में। अभी जो हम लोगों ने 10 पॉइंट को पढ़ा, अब यहाँ पे देखते हैं कृषि क्या है। हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिले हैं,
पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि उस समय के लोग कैसे कृषि करते थे इसके बारे में जानकारी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखा चिन्ह तथा मूर्तियों यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विक यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो ये पॉइंट उस समय आया है, लेकिन अभी ये पूरे तरीके से सिद्ध नहीं हो पाया। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के रूप में प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक को कालीबंगन, ये कहाँ है तो राजस्थान में, नामक स्थान से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण को काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातात्विक ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आगे कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे, जहां संभवतः किसी के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुएं से प्राप्त पानी प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, जो कहाँ है, गुजरात में स्थित है, वहां से जलाशय के प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। तो ये थी कुछ वहां की कृषि समस्याएं, जो कैसे उस टाइम पे वहां पे कृषि होती थी। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा आ गया, जो कैसे पहचान की जाती थी। तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उसे आपस में मिलने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी, और इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है मोहनजोदारो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आप लोग को। और मोहनजोदारो में उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक है, जो कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अबतल यानी चक्कियां, ठीक है, बड़ी संख्या में मिले हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूल, कठोर कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अधिक प्रयोग करने के संकेत मिलते हैं, चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली है। वह एक वे है जिस पर दूसरा पत्थर आगे पीछे हिलाया जाता है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया हो, तो दूसरी वो जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों के मसले में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। अब देखिए, उसी समय जो पत्थर प्रयोग होता थे उनके दैनिक कार्य में, उसे एक और नाम दिया गया है श्रमिकों द्वारा, क्या, सालन पत्थर, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगे थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है हमारा अर्नेस्ट मैके, ठीक है, फॉर्दर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदारो 1937 में अद्भुत क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे से अद्भुत पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलना में यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन वस्तुएं किस प्रकार की होती। अब देखिए, इस तरीके से अबतल चक्की होती थी। इस चक्की से इसमें पीसा जाता था कुछ भी घर्षण करके, और ये नीचे गिर जाती थी, तो इस तरीके से पिसा जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे पॉइंट हमारा क्या है, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारा हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, और मैं मोहनजोदारो को बता दूं। थोड़ा सा हड़प्पा में इसके भौगोलिक स्थिति बता देती हूँ कि रावी नदी, ठीक है, और क्या है, मेंटोगमरी यानी पाकिस्तान में स्थित है, और इसके खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। और प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले, सो मैं ओरली आप लोग को बता देती हूँ। क्या, श्रमिक निवास, सोहल भट्टिया, धोती पहने मूर्ति, अन्नागार, कब्रिस्तान, शंख का बना बैल, कांसे का बना इक्का एवं दर्पण, मंजूसा, बर्तन पर मछुआरों के चित्र आदि यहाँ से प्राप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं थोड़ा इसे बता देती हूँ अपने तरीके से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। मोहनजोदारो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ से एक सभागार
कांस की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन, सीपी की बनी पटरिया यानी सेलखरी से बना हुआ पुरोहित का धर, जालीदार अलंकार युक्त मिट्टी का बर्तन, गले हुए तांबे का ढेर, घोड़े की दांत तथा सेलखरी का बना हुआ बाट प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक सिलबट्टा तथा मिट्टी का तराजू भी मिला है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा एक आकृति है जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। यहाँ से आंशिक समाधान तथा पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में स्थित था। मोहनजोदारो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता था। तो ये थे कुछ मैंने जो आप लोग के लिए करेक्शन किया था पॉइंट, मैं वो बता दी हूँ, फिर मैं चैप्टर को पढ़ूंगी। उससे पहले जो मेरे पॉइंट जो सिलेक्टेड पॉइंट कुछ बच गया है तो मैं उसे देख लेती हूँ क्या पॉइंट है आप लोग के लिए जो मैं लेकर आई हूँ। अब हमने पॉइंट 7 तक किया था, यहाँ पे थोड़ा सा हड़प्पा को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदारो। पॉइंट 8 में क्या है, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, तो अफगानिस्तान, जम्मू बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, गुजरात, राजस्थान और क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पॉइंट 9 देखते हैं क्या है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से है, नागेश्वर, बालाकोट, चंद्रहुद्रो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि इसके प्रमुख स्थल है किसके, हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी, यानी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, नालों की बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे थी। इसके सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी नगर की निर्माण योजना। जैसे ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है, और रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, घर के चारों ओर जो नहर दीवारी होती थी उस तरीके से बने हुए थे, ये थी। अब थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट 11 क्या है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल शामिल है, जो हमने चैप्टर में भी बताया है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन से, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, और वृषभ के बारे में बोला गया जो बैल होता है, जिसका प्रयोग कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए किया जाता था। अब देखते हैं पॉइंट 14 क्या है हमारा। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, जो दुर्ग था और निचला शहर था। ठीक है, पॉइंट 14 क्या है हमारा। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण काटती थी। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट 15 क्या है हमारा। जल निकासी प्रणाली अनूठी थी। घरों की गंदे पानी नालियों को जोड़ा गया था तथा नालियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी और उसे साफ सफाई के लिए क्या है पता है, एक मेन होल बनाया जाता था जिसमें लोग जा करके उसकी साफ सफाई कर पाते थे। इस तरह घर होते थे और यहाँ के स्नानागार की नलियों को यहाँ से जोड़ा जाता था जो सारे गंदे पानी को यहाँ से हटा सकते। अब थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट 16 क्या हमारा। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, स्पेशल होते थे। ये पॉइंट 17 क्या हमारा। नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य तरीके से क्या क्या सिंचाई के स्रोत थे, नहरें, कुएं, जलाशय, ये तीन चीज मुख्य सिंचाई के स्रोत थे। अब देखते हैं 17 का 18 देखते हैं हमारे क्या। विशाल स्नानागार, यह एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पॉइंट 19 क्या है। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्भों में दफनाया जाता था और उसके साथ मीट-भांड और अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट 20 क्या कहता है। आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। यह चर्क नामक पत्थर से बनाया जाता था, चर्ट नामक पत्थर से। ठीक है, बाट कैसे बनाया जाता, तो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। अब देखते हैं ये पॉइंट नंबर 21 क्या है हमारा। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों कालीनियम, ठीक है, याद रखेंगे, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्टफिक, क्वार्टज तथा सेलखरी जैसे पत्थर, तांबा, कांच तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी, ये सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। और इनका आकार कैसा होता था, तो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित होते थे। ये सब उनके आकार थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। पॉइंट नंबर 22, मुहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब पॉइंट 23 देखते हमारा क्या है। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी भी असमर्थ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किस लिपि का प्रयोग हुआ और किस तरीके से लिखा गया, बस हम लोग एक अनुमान लगाते हैं जो हमारे पास साक्ष्य आते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट 24 क्या है हमारा। हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी। ठीक है, कौन सी लिपि थी? वर्णमालीय लिपि थी और इसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से 400 के बीच थी तथा संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 25। हड़प्पा सभ्यता का विनाश, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई तथा बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलना, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि कारण हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यहाँ पे सो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल पूर्व काल 2600 ईसा पूर्व से पहले, परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था और उत्तर हड़प्पा 1900 के बाद हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। थोड़ा सा और इसमें बचा है जो मैं बता देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तरी छोर, पूर्वी छोर, महा आलमगीरपुर, दक्षिणी छोर और पश्चिमी छोर। ठीक है, ये दोमाबाद सुतकोड़ क्या है, सुतका गेतकोड़, ये चीज वहां से प्राप्त हुआ है। इसके वहां पे सीमाएं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी कि वो 2 भाग में बटे थे। ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। दुर्ग था और एक निचला शहर था जो पूर्व नियोजित जल निकासित अवस्था थी। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा है कि मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था और उसके बाद उसके साथ खाने पीने की वस्तुओं को भी रख दिया जाता था। मुहरों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क होता था और विनिमय बाट के द्वारा किए जाते थे। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये कैसे होते थे? घनाकार होते थे। पहले घन बना लीजिए, फिर उसका जो घनाकार होता है उसके बनाइए। ऐसे ऐड करके आप इसे बना सकते हैं और फिगरों में आपको दिखाया भी गया होगा और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। कुछ पुरातात्विद को यह मानना था कि हड़प्पा समाज का कई शासक था जबकि कोई शासक नहीं था, जबकि दूसरे पुरातात्विक का यह मानना था कि यहाँ एक शासक की बजाय कई शासक होते थे। यानी कोई एक शासक नहीं होता था, एक के बजाय बहुत सारे शासक होते थे। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख आदि धातुएं जो मुहर निर्माण अथवा बाट बनाने में सम्मिलित थे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट कर रखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है, मोहनजोदारो। मैंने मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, तो मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और चैप्टर के साथ इसे डिस्कस करूंगी। तो आप लोग इसे पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको इस चीज समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका होमवर्क रहा कि आप हड़प्पा के बारे में पढ़ कर रहेंगे एक नियोजित शहरी केंद्र। ये आप स्टडी पहले से कर लेंगे, जिसमें क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी और जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।